बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14 है एटमॉस्फेयर। मैं आपसे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की कंप्लीट डिस्कशन शेयर कर रहा था। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्लास 9th और 10th के लेटेस्ट लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से अनवर्ड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अजीज तलबा, इससे पहले आपकी केमिस्ट्री के जितने 5 चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मैं बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो लेक्चर, किसी भी टॉपिक को समझने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या आप कोई भी सेल्फ असेसमेंट समझना चाहते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं जी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज के अंदर। ये नेशनल बुक फाउंडेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर पंजाब बोर्ड के और पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड हैं उन तमाम बोर्ड्स के सिलेबस के अंदर ये शामिल है। क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो कंटेंट है ना पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के, वो सेम है। डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एसिड रेन क्या चीज़ होती है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स या असरात बयान करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में पूछा जाता है। तो एसिड रेन की डेफिनेशन याद रखिएगा कि अ रेन हैविंग पीएच लेस देन 5.6 इज नोन एज एसिड रेन। ठीक है जी। ऐसी रेन जिसकी पीएच 5.6 से कम होती है उसको आप एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन के जो सबसे बड़े सोर्सेज होते हैं उनमें याद रखिएगा कि 2 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट गैसेस विच कंट्रीब्यूट इन एसिड रेन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 शक्लों में पाई जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में। अब जब ये दोनों गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर जाके इकट्ठी होती हैं, तो वहाँ पे ये गैसेस वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, जिसके रिजल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कंपाउंड्स बनते हैं। जब वो रेन वाटर जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कंपाउंड शामिल होते हैं, वो वाटर जो होता है या ऐसा रेन वाटर जो होता है उसको आप एसिड रेन का नाम देते हैं। तो इसके जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं एसिड रेन के, वो याद रखिएगा कि फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स में आपके पास कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है। पेट्रोलियम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आ जाती हैं। इनके बर्निंग के रिजल्ट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा वो तमाम पावर प्लांट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बिजली पैदा की जाती है, वहाँ पे भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है। तो एक एस्टीमेट लगाया गया है कि 2/3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड 1/4 ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कम इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर। यानी कि जितने भी बिजली के पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे जितना फॉसिल फ्यूल्स को यूटिलाइज किया जा रहा है उनमें से यानी 2/3 टोटल में से 2/3 सल्फर डाइऑक्साइड और 1/4 जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसका कोई अल्टरनेटिव वे आउट है जिसको तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड्स जब हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर आके इकट्ठे होंगे तो ये एसिड रेन का और हमारे एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को बढ़ाने का, एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर से जितना स्मोक और धुआं निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं,
ऑयल रिफाइनरीज जितनी भी हैं जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, वहाँ पे भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलती हैं उनके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड किया जा रहा है। तो अब इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के, वो आपको पता होने चाहिए। एक तो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, इट ईट्स अवे मेटल्स टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, वो चूंकि एसिड रेन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड शामिल होता है, तो जितने भी आयरन की बनी हुई, लोहे की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ना, जब उनके ऊपर ये एसिड रेन पड़ती है तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनता है जिसको आप फेरस सल्फेट का नाम देते हैं, FeSO4। तो ये क्या करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता लोहे की चीज़ों को गला देता है और वो लोहा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी आयरन वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मार्बल की बनी हुई जितनी बिल्डिंग्स हैं और मुजस्मे हैं, स्टैचूज हैं, वो एसिड रेन की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी केमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। मार्बल की जितनी बिल्डिंग्स हैं, स्टैचूज हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो कि एसिड रेन के अंदर मौजूद होते हैं उनके साथ रिएक्शन होता है, तो अगेन वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि क्या करते हैं, मार्बल की बिल्डिंग्स और मुजस्मों को, स्टैचूज को, उनकी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, उनको ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा एसिड रेन जो है ना, ये एक्वेटिक लाइफ को, पानी के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। मछलियाँ जितनी भी हैं वो एसिड रेन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती और वो वहाँ पे मरना शुरू हो जाती हैं, या अगर ना भी मरे तो वो एसिडिक इफेक्ट्स जो है ना, हार्मफुल एसिडिक इफेक्ट्स, वो उन फिशेस के की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब बाद में वो अगर कोई ह्यूमन उन फिशेस को खाएंगे तो उसके रिजल्ट में वो इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के अंदर भी आ जाएंगे। इसके अलावा जिन दरियाओं में और नदी नालों में डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल्स जाते हैं, एसिड रेन अगर डायरेक्टली किसी दरिया के अंदर या नदी के अंदर जाके एसिड रेन का पानी शामिल हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ मौजूद होगी वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आगे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट। तो आगे एक क्वेश्चन नंबर 12 है, इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। क्वेश्चन 12 है, देयर इज साइंटिफिक एविडेंस दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंट्रीब्यूट टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन, व्हाई। तो आप याद रखिएगा कि ये एक ही क्वेश्चन दो तरह से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोनों का सेम आंसर है, लिहाजा इन दोनों को मैंने एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। तो ओजोन डिप्लेशन और उसके इफेक्ट्स जो है ना वो इसके अंदर पूछे गए हैं आपसे। पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन होता क्या है। ओजोन जो है ना, इट इज अ फेंट ब्लूइश प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीरिक जोन। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि ओजोन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, एक प्रोटेक्टिव गैस है जो कि अल्लाह पाक ने, नेचर ने हमारी इस एटमॉस्फेयर के गिर्द इस गैस का एक ब्लैंकेट बना दिया है। और ये ओजोन जो है ये क्या करती है, इसका केमिकल फार्मूला O3 होता है। ये ओजोन सूरज से, सनलाइट से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, स्पेशली यूवी रेडिएशन होती हैं, उनको वापस स्पेस के अंदर भेज देती है और उन हार्मफुल रेडिएशन को एटमॉस्फेयर तक आने से रोक दिया जाता है। तो अब ग्रेजुअली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से और मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ती जा रही है उसमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी सामने आ रहा है कि ओजोन की जो लेयर है वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई है। ओजोन होल क्या चीज़ होती है, कुछ वो रीजन जहाँ पे अमाउंट ऑफ ओजोन हैज बीन रिड्यूस दैट इज नोन एज ओजोन होल, यानी वो रीजन या वो एरिया जहाँ पे ओजोन वाला हिस्सा जो है ना वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है, वहाँ से ओजोन की जो तह है वो थिन होना शुरू हो गई है, उसको आप ओजोन होल का नाम देते हैं। और फर्स्ट ओजोन होल जो है ना ये 1980 के अंदर एंटार्क्टिका के ऊपर डिस्कवर किया गया था। तो अब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को स्टडी किया है कि ओजोन डिप्लेशन या ओजोन की लेयर्स की जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, ओजोन के अंदर जो तबाहकारियाँ पैदा हो रही हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हैं, याद रखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर स्पेशल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। अच्छा, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर कुछ बड़े स्पेशल किस्म के करैक्टर्स पाए जाते हैं, तो ये करैक्टर आपको थोड़े से अपने ज़हन में रखने हैं। एक तो ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। These are highly inert compounds. These are highly stable compounds. Or these are volatile compounds. Their boiling points are very close to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं, यानी दूसरे किसी भी कंपाउंड के साथ या मालिक्यूल या गैस के साथ इनका नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता। हाईली स्टेबल होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, इजीली इवापोरेट भी हो जाते हैं और इनफ्लेमेबल होते हैं। इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेशन के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी फ्रिज वगैरह या एयर कंडीशन जो होते हैं उनके अंदर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाईली इनर्ट, स्टेबल और इनफ्लेमेबल कंपाउंड होते हैं। इनफ्लेमेबल वो कंपाउंड होते हैं जिन्हें आग नहीं लगती, ठीक है ना। तो इनफ्लेमेबल कंपाउंड होते हैं, इस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेशन के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब एरोसोल्स की फॉर्म में जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, एरोसोल्स क्या होते हैं? तो एरोसोल्स याद रखिएगा, दीज आर वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, टाइनी solid particles or liquid droplets that are freely scattered or dispersed in our air or atmosphere. वो बहुत ही स्मॉल, छोटे छोटे ठोस मटेरियल्स के सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स जो कि हमारी एयर या एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाते हैं, उनको हम एरोसोल्स कहते हैं। जैसे कि स्मोक है, धुआं है आपके पास, फोग है, धुंध होती है, या डस्ट पार्टिकल्स हैं, यानी कि एरोसोल्स की फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाके इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं ये इनर्ट होते हैं। जब ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर जाते हैं, तो दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर गैस, किसी दूसरी गैस के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता, और ये ग्रेजुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रेजुअली डिफ्यूज इनटू द ओजोन लेयर, और ये आहिस्ता आहिस्ता ओजोन की लेयर के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। अब वहां पे जो यूवी रेडिएशन होती है ना, यूवी रेडिएशन फॉर वेरी स्ट्रांग रेडिएशन, यूवी रेडिएशन ब्रेक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ब्रेक डाउन यूवी रेडिएशन की मदद से होता है। जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं तो वहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है ये यहाँ पे आपको दिया गया है स्टूडेंट्स। फिर आपको बताता चलूं, आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के सिलेबस के अंदर इस क्वेश्चन को हर साल लाजमी टच किया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या 3 से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें। इसका वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंपाउंड आपको दिया गया है CCl3F। इस कंपाउंड का नाम होता है ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन। अब ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है ना, यूवी रेडिएशन जब इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करती हैं तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बनता है और साथ ही क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। अब यहाँ पे जो ये फ्री रेडिकल बना है ना, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फौरी तौर पे ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। तो O3 के मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होगा तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ आपके पास क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO का फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल है, अगेन इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। ये फौरी तौर पे एटॉमिक ऑक्सीजन के मिलियंस एंड मिलियंस जो एटम्स अवेलेबल होते हैं, तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ या नेफेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है, और साथ आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन आपके पास हो रहा होता है। तो आप इस पूरे रिएक्शन के दोनों स्टेप्स को आप गौर से देखें तो इसमें जो चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है वो ये है कि देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बार बार पैदा हो रहे होते हैं,
और हर दफ़ा जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है वो फिर ओजोन लेयर को क्या करता है, O3 को ब्रेक डाउन करके डिकम्पोज करके O2 के अंदर कन्वर्ट करता रहता है। तो इस तरह एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ना, इट कैन डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन की वजह से ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर का फिनोमिना जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन को कम किया जाए या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाने से रोक दिया जाए या इन कंपाउंड्स का कोई अल्टरनेट सर्च कर लिया जाए, तो उस सूरत में हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन की प्रोटेक्शन पॉसिबल है। और पूरी दुनिया में अभी साइंटिस्ट इसी फेज के ऊपर काम कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है, इसको आपने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना है और इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आपने बताने हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन याद रखिएगा कि वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज ड्यू टू आवर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। वो प्रोसेस या वो फिनोमिना जिसमें हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है, हमारे इस माहौल का टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, इसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी गैसेस मौजूद हैं जिनका कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता जा रहा है और उनके बढ़ने की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ी हुई है कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से हैं जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेड के कंपाउंड्स हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ये तमाम की तमाम जो गैसेस हैं ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर इंतहाई हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करती हैं। तो इस वजह से इन गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना जो है ना वो सामने आना शुरू हो गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरी बात यह है कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं। एनवायरनमेंट और जो वेदर है ना, हमारे वेदर ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। यानी अब ग्रेजुअली सर्दियों का मौसम गर्मियों की तरफ शिफ्ट हो रहा है और गर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इसके अलावा पोलर आइस में मेल्ट, जो हमारी बहुत ज़्यादा दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खिता है जहाँ पे ग्लेशियर्स की फॉर्म में बहुत सारा वाटर मौजूद है। तो अब ग्लेशियर्स ने पिघलना शुरू कर दिया है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुआ है तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स ने पिघलना शुरू कर दिया है। तो उसकी वजह से हमारी इस एटमॉस्फेयर के ऊपर जो वाटर का कंसंट्रेशन है, पानी का लेवल है, वो भी ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। और सबसे जो बड़ा फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सामने आ रहा है वो ये है कि हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो ग्रेजुअली गर्म होना शुरू हो गई है। आगे एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। और इसी एक्सरसाइज के अंदर आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस के सेम आंसर है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा कर दिए आपसे पेपर में। अगर ये क्वेश्चन किसी तरह भी घुमा के पूछ लिया जाए, इन दोनों का आंसर एक ही बनता है। तो आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रोपोस्फियर जो है ना, इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। हमारी एटमॉस्फियर की सबसे जो अर्थ के करीब तरीन लेयर है उसको आप ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसी लेयर के अंदर ह्यूमन और हमारी लाइफ जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। और ट्रोपो का मतलब होता है टर्निंग और चेंजिंग। चूंकि इस एटमॉस्फियर के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, इसलिए आप इसको ट्रोपोस्फियर का नाम देते हैं। ठीक है ना। और ये थिनेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर होती है, यानी एटमॉस्फियर की सबसे पतली लेयर होती है। ठीक है जी। और ये तकरीबन 16 किलोमीटर इक्वेटर में जो इसकी हाइट होती है वो 16 किलोमीटर तक होती है। और पोल्स वाले जो रीजन होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो 9 किलोमीटर तक होती है। और जैसे जैसे अल्टीट्यूड या हाइट या बुलंदी बढ़ती है उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है ना ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है।
स्ट्रेटोस्फीयर जो है ना ये सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है और ये तकरीबन ट्रोपोस्फीयर से ऑनवर्ड 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है ना। और स्ट्रेटो का मतलब होता है स्प्रेड आउट, क्योंकि ये लेयर काफी ऊपर तक फैलती है इसलिए आप इसको स्ट्रेटोस्फीयर का नाम देते हैं। और ओजोन की जो लेयर है ना, ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर जो नेचर ने हमारी एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द बनाई है, वो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन के अंदर मौजूद है। एरोप्लेन और जेट्स जितने भी हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर वाले रीजन के अंदर मूव करते हैं। और जैसे जैसे आल्टीट्यूड इंक्रीज होती है तो इस लेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जब भी ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसको अलग अलग पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना है, कभी भी आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में डिस्क्राइब नहीं करना। तो इन दोनों लेयर्स को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ना इन दोनों के दौरान जो टेम्परेचर वेरिएशन आती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रोपोस्फीयर के दौरान जो टेम्परेचर है ना, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, और टेम्परेचर की जो रेंज है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी है जो कि इस लेयर के अंदर पाई जाती है। यानी एवरेज एस्टिमेट लगाया गया है कि एवरी 1 किलोमीटर इंक्रीज इन हाइट की वजह से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा होता जाता है। जबकि स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो रीजन है वहां पे जो लोअर टेम्परेचर है वो -55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फिर ग्रेजुअली टेम्परेचर इसके बाद डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर फिर -55 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि एक्सप्लेन ओजोन फॉर्मेशन। तो ओजोन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है ना उसको आप एक्सप्लेन करें। ये भी कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसकी काफ़ी डिटेल है जो कि पीछे मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। तो ओजोन का याद रखिएगा कि ओजोन इज बेसिकली एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है इसका फार्मूला O3 होता है और ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, और हमारी एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो रीजन होता है उसके अंदर ओजोन मौजूद होती है। तो अब ओजोन की फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह होती है, ये जो यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन आर फिल्टर्ड और स्क्रीन्ड आउट बाय द ओजोन लेयर। यानी कि ओजोन लेयर का अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये जो यूवी रेडिएशन होती हैं उनको स्पेस के अंदर वापस भेज देती है, और हार्मफुल यूवी रेडिएशन को हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर आने से रोकने के अंदर ओजोन लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ये जो यूवी रेडिएशन होती हैं ये इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। अच्छा, अब जो नेचुरल केमिकल प्रोसेस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हो रहा होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यूवी रेडिएशन आके ओजोन लेयर के साथ टकराती है ना, तो O3 जो होता है ये डिकम्पोज होके अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 के अंदर कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो होती है ये हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। तो अब ये रिएक्टिव एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ना ये फौरी तौर पे फिर क्या करती है, एक O2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके O3 बनाती है, और साथ ही थोड़ी सी हीट भी रिलीव होती है, जिसकी वजह से आपने स्ट्रेटोस्फीरिक रीजन जो है उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन के अंदर चल रहा होता है कि यूवी रेडिएशन O3 को ब्रेक डाउन करके O2 और एटॉमिक ऑक्सीजन बनाती है, फिर रिएक्टिव एटॉमिक ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O3 बनाती हैं। यानी ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल फॉर्म में चल रहा होता है, और इस तरह एक नेचुरल बैलेंस है जिसको मेंटेन रखा जाता है, और उससे ओजोन की एक प्रॉपर जो कवरिंग है या एक ब्लैंकेट है उसको स्ट्रेटोस्फीयर वाले रीजन के अंदर मेंटेन रखा जाता है। दैट इज नोन एज ओजोन फॉर्मेशन। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी, तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये भी अभी डिस्कस हो चुका है। उसने कहा है कि आप बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट जाना जाता है या समझा जाता है।
तो देखें ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर या ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये फिनोमिना या ये इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस ही की वजह से पैदा हो रहा है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, लेड कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, ये तमाम कंपाउंड जो हैं इनके बर्निंग की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जनरेट हो रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द मेन रीजन और द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कॉमन पोल्यूटेंट फ्रॉम बर्निंग कोल, स्टेट टू इफेक्ट्स कॉज्ड बाय दिस पोल्यूटेंट। कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना कोल को बर्न करने की वजह से एक हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक हार्मफुल या नुकसानदेह एक पोल्यूटेंट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर शामिल हो रही है। आप इस गैस के कोई दो नुकसानदेह असरात बयान करें। तो याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही नुकसानदेह टॉक्सिक गैस है, ये एसिड रेन कॉज करती है। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसके 3 हार्मफुल इफेक्ट लाजमी मेंशन करने हैं। पहला तो ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज एसिड रेन। होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का जब वाटर वेपर के साथ रिएक्शन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जिस रेन वाटर में शामिल होगा दैट इज नोन एज एसिड रेन। सेकेंड जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड काजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। हमारा जो सांस लेने का अमल है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके रास्ते में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जिनमें ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा जैसी बीमारियां सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से पैदा हो रही हैं। तो ब्रोंकाइटिस ये मेडिकल के अंदर बायोलॉजी से रिलेवेंट ये कुछ डिजीजेज हैं, इनका आप थोड़ा बहुत इतना याद रखें कि ब्रोंकाइटिस जो है ना इट इज अ medical disorder of respiratory system in which there is an inflammation of bronchitis. ब्रोनकाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा होता है जिसको आप ब्रोनकाई का नाम देते हैं। तो ब्रोनकाइन वाले रीजन के अंदर जब स्वेलिंग हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो एक डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है दैट इज नोन एज ब्रोनकाइटिस। इसी तरह एम्फीसेमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसके दौरान सांस लेने के में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इस बीमारी के दौरान, इस डिजीज के दौरान हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के अंदर सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, दीज आर नोन एज एलुवलाई। तो जब वो एलुवलाई की वाल्व डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पैदा होती है। इस कंडीशन को आप एम्फीसेमा का नाम देते हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये लंग कैंसर क्रिएट करने के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करने में भी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आगे क्वेश्चन 14 है, यहाँ से आपके थिंक टैंक के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो थिंक टैंक में क्वेश्चन नंबर 14 है कि डाई बेंजोथायोफीन इज अ कॉमन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ कोल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट। देखिए कोल के अंदर बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जिनमें एक डाई बेंजोथायोफीन है। जब डाई बेंजोथायोफीन जो है ना ये बर्न करता है तो इस कंपाउंड की बर्निंग की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आप पढ़ चुके हैं कि इट इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। ये एसिड रेन का सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यही सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो क्वेश्चन 15 है देयर हैव बीन वेरियस अटेम्प्ट्स टू रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल बिफोर इट इज बर्न्ड, इलस्ट्रेट। आपसे एक ऑप्शन पूछा गया है कि कोल के अंदर से सल्फर को रिमूव करने के लिए पूरी दुनिया में कोशिश जारी है, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कोल के अंदर से किसी तरह सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को ख़त्म किया जा सके। तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन करें तो इसका आंसर भी क्वेश्चन 14 से बिल्कुल मिलता जुलता है कि कोल जो है ना इट कंटेन सर्टेन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। कोल के अंदर कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जब कोल बर्न करता है तो उस वक्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये गैस फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है और ये एसिड रेन की एक बहुत बड़ी वजह है।
इसीलिए पूरी दुनिया में ये अटेम्प्ट की जा रही है कि कोल के अंदर से सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को किसी तरह आइसोलेट कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए, ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कम करने में मदद मिले। आगे बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16 है थिंक टैंक का कि एग्जामिन द ऑप्शन देयर आर सम वेज टू रिमूव और रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाय कार, यानी गाड़ियों की वजह से जितनी भी पोल्यूशन या आलूदगी पैदा हो रही है उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो कि अभी गाड़ियों के इंजन के अंदर ये यूटिलाइज की जा रही है, जिसको हम कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर स्पेशल किस्म के मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जो न जले हुए या अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यानी मोर हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर कन्वर्ट करने में कैटालिटिक कन्वर्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो और ये कैटालिटिक कन्वर्टर प्लेटिनियम, प्लेडियम और रोडियम इन मटेरियल्स के बने होते हैं। तो हमारी हुकूमत जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, उन सबको वो ये क्लियर कट डायरेक्शन जारी करे कि आप जब भी अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करें तो उनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करें, ताकि वहां पे जब हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है, कोल को बर्न किया जाता है गाड़ियों के अंदर, तो उस सूरत में जो मोर हार्मफुल गैसेज हैं उनकी प्रोडक्शन कम से कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्ग्यू, यानी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। आप इसकी थोड़ी वजाहत करें, ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ कमेंट्स दें। तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, ये बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज ही की वजह से पैदा हो रहा है, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो उसकी वजह से हार्मफुल गैसेज या ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना, दीज आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू आवर एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कारखानों और फैक्ट्रियों से केमिकल्स निकलते हैं वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन को ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन। अपने फ़वाइद के लिए या लकड़ी हासिल करने के लिए या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए पूरी दुनिया में फॉरेस्ट को, जंगलात को, दरख्तों को काटा जा रहा है। तो ये डिफॉरेस्टेशन जो है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की ये एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है जी। इसके अलावा जो फार्मिंग हो रही है और उस फार्मिंग की वजह से ज़मीन को बंजर किया जा रहा है, उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, सनतें, कारखाने, फैक्ट्रियाँ दुनिया में बढ़ते जा रही हैं। तो वहाँ पे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स तो तैयार हो रही हैं, लेकिन उसके साथ जो वेस्ट मटीरियल उन गैसेस के अंदर से निकलते हैं, जितने वेस्ट मटीरियल इन कारखानों और फैक्ट्रियों के अंदर से निकलते हैं, डेफिनेटली वो हमारे एटमॉस्फेयर को और एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एज ए ग्लोबल सिटीजन हाउ कैन यू प्ले अ पार्ट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एट अ पर्सनल लेवल, यानी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप अपनी हद तक क्या कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो कि लोअर लेवल से शुरू की जा सकती हैं। 4-5 पॉइंट मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एक तो ये है कि ड्राइव योर कार लेस, यानी आप कोशिश करें कि गाड़ियों को कम से कम चलाएं। यानी अगर थोड़ा बहुत आपको 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं जाना पड़ गया है तो आप पैदल चलें। पैदल चलना, वॉक करना एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। गाड़ियों का जब इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो उस सूरत में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फॉसिल फ्यूल्स का और ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली कम हो सकता है। आप अपनी गाड़ियों की प्रॉपर मेंटेनेंस का ख्याल रखें ताकि गाड़ियां धुआं ना दें, इससे भी ग्रीन हाउस गैसेस को और एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है।
जब ज़रूरत नहीं है तो गाड़ियों के इंजन को आप बंद करके रखें, ठीक है जी। कूड़ा करकट या जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको खुली जगह के ऊपर बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप वेस्ट मटेरियल को, शॉपिंग बैग्स वगैरह को आप बर्न करते हैं, आग लगा देते हैं, तो उससे बहुत ही पॉइजनस और टॉक्सिक किस्म के कंपाउंड होते हैं। वो यही ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि फिर एनवायरनमेंट के अंदर जाके एयर पोल्यूशन फैलाएंगी, ठीक है ना। स्टॉप हैविंग कैंप फायर इन द सिटी, ठीक है जी। कैंप फायरिंग नहीं करनी चाहिए, जगह जगह पे छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके आग लगा देना, ये एक ऐसी चीज़ है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एनवायरनमेंट की क्लीनिंग के अंदर माहौल को साफ सुथरा रखने में दरख्तों का, प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के साथ मैंने रेलेवेंट डिस्कस कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 19 तक जितने भी थे उन सब की डिटेल में डिस्कशन की है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर से अपने इन तमाम टॉपिक्स को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।